नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फैन डॉक्टर महेश जोशी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपनी नई सीरीज डिविजनल चार्ट्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें डिविजनल चार्ट्स को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। यह हमारी क्लास नंबर 5 है। उम्मीद है आपने फर्स्ट 4 वीडियोस पूरी तरीके से देखे होंगे और उनके नोट्स भी बनाए होंगे। मैंने कुंडलियों पर उन कॉम्बिनेशंस को लगाकर समझाने की कोशिश की है। आप भी एक या दो कुंडलियों पर सभी कॉम्बिनेशंस को लगाकर सीखने की कोशिश करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने का पहला नियम है कि आपको वो कॉम्बिनेशन खुद अप्लाई करने पड़ेंगे। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो मैं अपने दिमाग से बता रहा हूं। आपको वही चीजें आपके अपने दिमाग से सोचनी है, तभी आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। तो आज की मेरी क्लास नंबर 5 है। जिन भी फ्रेंड्स ने पहले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं वो उन्हें जरूर देख लें, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का आपको कोई भी लाभ या एडवांटेज नहीं होगा। शुरू करते हैं। मैं रूल 5 डिस्कस कर चुका हूं। ये सक्सेसिव सीरीज है, इसमें आप किसी भी वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। हर एक वीडियो पूरा देखना है जब तक ये सीरीज चलेगी। उम्मीद है आप डिविजनल चार्ट के बारे में काफी कुछ नई बातें यहाँ पर सीख पा रहे होंगे। एक दूसरी शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं मगर ना आप वीडियो को लाइक करते हैं, ना उसके ऊपर कोई भी कमेंट करते हैं। आप लोगों का मुझे बस इतना ही सहयोग चाहिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोग इससे कुछ एडवांटेज ले भी पा रहे हैं या मैं ऐसे ही ये वीडियोस अपलोड किए जा रहा हूं। तो आप जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करें, या जो भी आपको पसंद आता है। यदि आपको डिसलाइक है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा, मैं अपने एफर्ट को और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो रूल 6 है, रूल्स रिलेटेड टू कारक ऑफ डिवीजन इन लग्न। हमें सभी भावों के कुंडली के अंदर कारक होते हैं, सभी कामों के कुंडली के अंदर कारक होते हैं। मैरिज का कारक जैसे शुक्र होता है, शिक्षा का कारक बुध होता है, प्रोफेशन के मल्टीपल कारक होते हैं, संतान का कारक जुपिटर होता है। अब हम जिस भी काम से रिलेटेड डिविजनल चार्ट को देख रहे हैं, संतान के लिए हम D7 को देखते हैं, मैरिज के लिए D9 को देखते हैं, प्रोफेशन के लिए D10 को देखते हैं, पेरेंट्स के लिए D12 को देखते हैं, एजुकेशन के लिए D24 को देखते हैं, कोई व्हीकल खरीदना है उसके लिए D16 को देखते हैं, एक पर्सन की वेल्थ जाननी है उसके लिए हम D4 को देखते हैं, D2 को भी देखते हैं फाइनेंसेस को जानने के लिए। तो इन सभी डिविजनल चार्ट के कारक होते हैं, हर एक डिविजनल चार्ट के कारक हैं। वो कारक क्या होते हैं? यदि वो कारक उस डिवीजन की लग्न में, खुद की ही लग्न में जाकर बैठ जाए तो उसके सिग्निफिकेशंस को वो स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं। लग्न में कारक बैठा हुआ है उस डिविजनल चार्ट का, और साथ में उस पर किसी अशुभ या मैलिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट या कंजंक्शन हो जाए तो वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। उस पर्टिकुलर चार्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस का पूरी तरीके से हास होता है, लॉस होता है, और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। देखिए, सिग्निफिकेटर ऑफ डिवीजन प्लेस्ड इन कंसर्न डिविजनल चार्ट कॉजेज कारको भाव नाशाय एंड गिव बैड रिजल्ट ऑफ डिवीजन। सिग्निफिकेटर ऑफ डिवीजन प्लेस्ड इन कंसर्न डिविजनल चार्ट लग्न है, यहां पर लग्न मिसिंग है, ध्यान रखना। जो कंसर्न डिविजनल चार्ट की लग्न में यदि जाकर बैठ जाए, उसके एग्जाम्पल यहां पे लिए हुए हैं। मरकरी D24 मीन्स एजुकेशन का वन ऑफ द कारक है। जुपिटर भी एजुकेशन का कारक होता है, मगर मरकरी बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, तो उसको भी एजुकेशन का कारक मानकर चलते हैं। तो D24 एजुकेशन का डिविजनल चार्ट है, तो D24 का कारक मरकरी हो गया। वो उसकी लग्न में यदि बैठा हुआ है तो वो स्पॉइल करेगा एजुकेशन को। मगर इसको थोड़ा सा और एडवांस में मैं बताता हूं कि यदि इसको मैलिफिक देख रहे हैं तो वो जरूर ऐसा करेगा। लग्न में बैठकर भी वो उसको लॉस करेगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और यदि लग्न में उसका कारक बैठ गया डिविजनल चार्ट का और उसको मैलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, तब तो वो बहुत बड़ा आपका एक तरीके का लॉस होने वाला है एजुकेशन में। मार्स और जुपिटर, मार्स एक्चुअली छोटे बहन भाई का कारक है, जुपिटर बड़े बहन भाई का कारक है। डी जो आपका लग्न कुंडली होती है उसमें तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं यंगर सिबलिंग, छोटे बहन भाई, और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं एल्डर सिबलिंग, बड़े बहन भाई। थर्ड का जो कारक होता है वो मार्स होता है, और 11वें भाव का कारक होता है जुपिटर। वैसे भी छोटे बहन भाई का कारक मार्स माना जाता है, बड़े बहन भाई का कारक जुपिटर माना जाता है। और भाई बहनों को जिस हम डिविजनल चार्ट से देखते हैं वो D3 होता है, दृष्टिकोण चार्ट। अब D3 चार्ट की लग्न में यदि मार्स आ जाए तो वो छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड रिलेशन को आपके अफेक्ट करेगा। जुपिटर आ जाए तो बड़े बहन भाइयों से रिलेटेड आपके जो भी रिलेशन है उनको अफेक्ट करेगा। और साथ में यदि एक मेलिफिक प्लेनेट का वहां पर प्लेसमेंट हो जाए, या मेलिफिक प्लेनेट उसको देख रहा हो मार्स या जुपिटर को,
तो वो एफ्लिक्शन और भी हायर लेवल का हो जाएगा। इसी तरीके से जो मैरिज का जो डिविजनल चार्ट होता है वो नवांश होता है। मैरिज के दो कारक हैं। इन जनरल मैरिज का कारक वीनस होता है। एक पुरुष या मेल जातक की वाइफ को भी शुक्र या वीनस ही सिग्निफाई करता है, मगर एक फीमेल नेटिव एक गर्ल के हस्बैंड को जुपिटर सिग्निफाई करता है। तो यदि D9 नवांश चार्ट की लग्न के अंदर एक पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र जाकर बैठ जाए तो उसको शादी से रिलेटेड सुख में कमी होगी, परेशानियां होंगी। और यदि उस शुक्र को लग्न में शुक्र बैठा हुआ है पुरुष जातक की कुंडली के अंदर, मेल नेटिव की कुंडली की D9 की लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, उसे एक मेलिफिक प्लेनेट यदि एस्पेक्ट कर ले, दो मेलिफिक एस्पेक्ट कर ले, तो आप कह सकते हैं उसकी मैरिज में भी प्रॉब्लम आने वाली है और गलती से हो गई तो मैरिड लाइफ के अंदर ट्रबल्स होने वाली है। फीमेल नेटिव के केस में ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से लगता है। फीमेल नेटिव के हस्बैंड को जुपिटर सिग्निफाई करता है, मैरिज को दोनों को ही वीनस सिग्निफाई करता है, मगर जुपिटर हस्बैंड या पति का कारक है। अब किसी कन्या या गर्ल की कुंडली की लग्न के अंदर जुपिटर जाकर प्लेस्ड हो जाता है तो वो उसकी मैरिज में प्रॉब्लम करेगा। मैरिज हो जाएगी तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, केवल प्रॉब्लम करेगा। मगर जुपिटर लग्न में बैठा है, उस पर मेलिफिक अशुभ ग्रहों की दृष्टि या कंजंक्शन हो रखा है, तो वो मैरिड लाइफ को खराब कर देगा। और ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे नेटिव की मैरिज होने में भी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसको हम कार को भावनाशय बोलते हैं। असली कार को भावनाशय ये है। आपने सुना होगा कि किसी भी भाव का कारक उसी भाव में जाकर बैठ जाए तो कार को भावनाशय बोलते हैं। एक्चुअली वो आधी अधूरी जानकारी है। असली कार को भावनाशय ये होता है किसी भी डिविजनल चार्ट का कारक उसकी लग्न में चला जाए तो वो उस डिविजनल चार्ट के कारक का हास करता है, लॉस करता है, खराब करता है। इसको हम कार को भावनाशय बोलते हैं। ऐसे ही D12 डिविजनल चार्ट है जिसको दादा चार्ट बोलते हैं। ये अपने पेरेंट्स को देखने के, दादा दादी जो आपके एल्डर जो भी है आपके फैमिली के, उन सभी को देखने के लिए, पितरों को देखने के काम में आता है D12 चार्ट। आपके मदर फादर दादा दादी, एटलीस्ट ये तो ऐसे लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में इनका रोल होता है, लाइव रोल होता है, डे टू डे एक्टिविटीज में रोल होता है। इन्हें देखने के लिए D12 चार्ट देखा जाता है। माँ को देखना हो, मदर को, तो हम मून को देखते हैं, और फादर को देखना हो तो हम सन सूर्य को देखते हैं। फादर का कारक सूर्य होता है। अब D12 चार्ट की लग्न के अंदर यदि मून जाकर बैठ गया तो आपकी मां से रिलेशन खराब होंगे, मां की हेल्थ खराब हो सकती है, मां से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आएगी। और उसको यदि मेलिफिक एस्पेक्ट कर ले तो वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा रिलेशन। मां से आपकी बनेगी नहीं, आपको दूर होना पड़ सकता है, मतलब आप सफर करेंगे जिस भी वजह से करें। मां के ड्यू टू मदर आप सफर करेंगे और मदर आपकी वजह से सफर करेगी, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी तरीके से यदि सूर्य आकर बैठ जाता है D12 की लग्न में तो आपको फादर से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, फादर आपकी वजह से सफर करेंगे या आप फादर की वजह से सफर करेंगे। और यदि उन पर मेलिफिक असर हो, पीड़ित हो वो, तो और भी ज्यादा ये एलोबरेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, आप ऐसा कह सकते हैं। फादर से बिल्कुल नहीं पड़ेगी या आपको फादर का सुख नहीं मिलेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। फादर को आपका सुख नहीं मिलेगा, हम इस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे। इसी तरीके से D7 संतान के लिए देखते हैं और संतान का कारक जुपिटर होता है। यदि D7 सप्ताह चार्ट की लग्न के अंदर गुरु आकर बैठ जाए तो संतान से रिलेटेड आपको ट्रबल्स होने वाली हैं। और गुरु बैठ गए और तो संतान से रिलेटेड ट्रबल है, और गुरु पर यदि मेलिफिक अशुभ ग्रहों का असर हो जाए तो संतान से रिलेटेड ट्रबल आपकी बहुत बढ़ जाएगी। हो सकता है आपको संतान प्राप्ति ना हो या संतान प्राप्ति में बहुत डिफिकल्टी हो, और संतान प्राप्त भी होगी तो संतान सुख में कमी रहेगी। आपको संतान आपसे दूर जा सकती है, आपकी बनेगी नहीं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन आप प्रेडिक्ट करेंगे। दिस इफेक्ट गेट मल्टीप्लाइड, अब देखिए एंड में मैं लिख रहा हूं जो मैं बीच बीच में बोल रहा था। दिस इफेक्ट गेट मल्टीप्लाइड व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद मेलिफिक। मेलिफिक मैं अभी बता ही रहा हूं, मेलिफिक से एसोसिएटेड हो जाए और लॉर्ड्स ऑफ थर्ड और एट्थ हाउस, थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड से एसोसिएट हो जाए तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। एट्थ हाउस सबसे खराब हाउस माना जाता है, तो उनका एसोसिएशन हो जाए। मगर यदि बेनिफिक एसोसिएशन हो जाए, किसी भी डिविजनल चार्ट का कारक लग्न में जाकर बैठ गया मगर उसके ऊपर एक बेनिफिक एसोसिएशन है, तो वो उतनी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। एक कुंडली देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या, मुझे पता नहीं है उसमें हो रहा है नहीं। मैं अभी की एक कुंडली आपके सामने करूंगा लाइव। ये कुंडली है, देखिए मैं अभी देख रहा हूं आपके सामने कुंडली 30 सितंबर 12:17 आफ्टरनून में
ये जयपुर राजस्थान की कुंडली है, क्योंकि मेरी इस सॉफ्टवेयर में जयपुर राजस्थान बाई डिफॉल्ट डाला हुआ है। मैं दिल्ली में बैठकर इसको देख रहा हूं, मगर मैं देखना चाहता हूं कि किसी कुंडली में कार को भाव नशाय हो रहा है क्या। इनका ये नवांश चार्ट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फीमेल जिस भी नेटिव की कुंडली है, मेल फीमेल किसी की भी हो सकती है, तो इसमें ना ही तो शुक्र बैठा है और ना ही जुपिटर बैठा हुआ है, दोनों ही कारक नहीं बैठे हुए हैं, तो इससे रिलेटेड इसमें कोई भी ऐसी हम प्रेडिक्शन नहीं देंगे। D10 चार्ट देख लीजिए, तो D10 के एक से ज्यादा कारक होते हैं। अब D7 देखा तो D7 की लग्न में जुपिटर नहीं बैठा हुआ है, तो सप्तांश पे ये लगने वाला नहीं है। D27 देखा, D27 स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मार्स बैठा हुआ है, तो मार्स कार को भावनाशाएं क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेंथ का कारक होता है मार्स, तो ये इसमें स्ट्रेंथ की कमी होगी। सैटर्न उसको इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, तो जो नेटिव अभी बॉर्न होगा उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी होने वाली है, ऐसा मैं प्रेडिक्शन दूंगा। इसी तरीके से यदि मैं इसका D24 देखना चाहूंगा, तो D24 के अंदर यहां पर हम देखते हैं, तो इसमें भी लग्न में कोई भी बैठा नहीं हुआ है। D3 की लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो भाई बहनों से रिश्ते में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी मैं कुंडली देखता हूँ D12, तो D12 के अंदर भी यहाँ पर ना ही तो मून बैठा हुआ है, ना ही सन बैठा हुआ है, तो ज्यादातर केसेस में इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर कुछ ज्यादा ऐसी चीजें लग नहीं रही हैं जिससे कि कार को भावनाशाय हो। तो कार को भावनाशाय कंसेप्ट यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में नहीं लग रहा है। यदि लग रहा होता तो हम कह देते थे कि उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड इसको हास होगा, क्योंकि इसमें सबसे मजेदार बात यह है, इसमें जितने भी आपके डिविजनल चार्ट हैं सभी की लग्न 9 आ रही है मैक्सिमम की। तो केवल ये देखिए D7 की भी लग्न 9 आ रही है, D12 की भी लाइन 9 आ रही है, D16 की भी 9 आ रही है, और लग्न में कुछ भी बैठा हुआ नहीं है, इसलिए ऐसा कोई कॉम्बिनेशन इसमें लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब मैं देखता हूं एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की मैं बात करूंगा। रूल नंबर 7 है और ये लास्ट रूल है, इसके बाद मैं स्पेसिफिक डिविजनल चार्ट पर जाऊंगा अगली क्लास से। तो आप मेरे इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई फ्रेंड वगैरह स्ट्रगल कर रहे हो डिविजनल चार्ट देखने में, तो ये मेरी पूरी सीरीज देखें, तो आई एम श्योर कि आप डिविजनल चार्ट देखने में काफी हद तक कैपेबल होंगे। रूल नंबर 7 है, राहु केतु और 8th लॉर्ड ऑफ डिविजनल चार्ट placed in Lagna and sign rising in मूल त्रिकोण sign of any planet. It causes stress in the affairs of divisional chart. इसको थोड़ा ध्यान से समझें कॉम्बिनेशन को। आपके किसी भी डिविजनल चार्ट की लग्न के अंदर राहु या केतु बैठे हो और 8th लॉर्ड भी बैठ गया हो लग्न में, उसी डिविजनल चार्ट का 8th लॉर्ड लग्न के अंदर बैठ गया है या राहु केतु बैठ गए हैं, और लग्न में किसी भी प्लेनेट का मूल त्रिकोण साइन राइज कर रहा है। अब मूल त्रिकोण साइन क्या होता है? सभी 7 प्लेनेटों का मूल त्रिकोण साइन होता है, तो वो 7 राशियां होंगी केवल। जैसे सूर्य का अपना एक मूल त्रिकोण साइन है, वो खुद की राशि है लियो, सिंह राशि। सूर्य के बाद चंद्रमा पे चले जाते हैं तो उसका मूल त्रिकोण साइन है वृषभ राशि। इसके बाद आप बुध पर चले जाते हैं तो उसका मूल त्रिकोण साइन है आपका 6 वर्गो साइन या कन्या राशि। इसके बाद हम बृहस्पति पे चले जाते हैं तो उसका मूल त्रिकोण है सेजिटेरियस या धनु राशि। फिर हम शुक्र पर चले जाते हैं तो उसका मूल त्रिकोण साइन है लिब्रा या तुला राशि। फिर शनि पे चले जाते हैं तो उसका मूल त्रिकोण साइन है एक्वेरियस या कुंभ राशि। और इसी तरीके से यदि ये राशियां यदि राइज कर रही है डिविजनल चार्ट में, जो मैंने अभी बताई, यही राशियां राइज करनी चाहिए। या तो सिंह राशि हो लग्न के अंदर, या आपका वृषभ राशि हो लगने के अंदर, तो मूल त्रिकोण साइन हो गया, या कन्या राशि हो लगने के अंदर, या चौथा जुपिटर की आपकी धनु राशि हो लगने के अंदर, शुक्र की तुला राशि हो या कुंभ राशि हो लगने के अंदर, इनमें से कोई भी एक राशि है आपकी। मंगल की छूट गई है तो उसका एरीज साइन होता है, मेष राशि होती है। इन 7 में से कोई भी एक राशि यदि लग्न के अंदर है तो राशियां कौन सी है? 1, 2, 3 राशि किसी की भी मूल त्रिकोण नहीं होती, 4 किसी की भी मूल त्रिकोण नहीं होती, 5, 6, 7, 8 किसी की भी मूल त्रिकोण नहीं होती, 9, 11। तो 1, 2, इसके बाद 5, 6, 7, 9, 11 राशियां राइज कर रही हैं डिविजनल चार्ट की लग्न में। और राहु केतु यदि इनमें से कोई भी लग्न में बैठा हुआ है, 8th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो वो हार्म करेगा, उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में स्ट्रेस क्रिएट करेगा। सपोज किसी के नवांश के अंदर ऐसा हो रहा है, राहु केतु और 8th लॉर्ड डिविजनल चार्ट की लग्न में आकर बैठ गया और राइज हो रही है, उसका मूल त्रिकोण साइन राइज हो रहा है, तो वो उसमें प्रॉब्लम करेगा। अभी इन कॉम्बिनेशन को हम एक कुंडली में देखेंगे।
पाप एंड शुभ कर्तरी इज एप्लीकेबल ऑन लग्न एंड कंसर्न सिग्निफिकेटर हाउस। ये ध्यान रखिएगा, पाप कर्तरी लग्न पर यदि हो रहा है तभी भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और कंसर्न सिग्निफिकेटर हाउस का मतलब है D9 के अंदर सिग्निफिकेटर हाउस होगा 7वां, D7 के अंदर सिग्निफिकेटर हाउस होगा 5वां, D10 के अंदर सिग्निफिकेटर हाउस होगा 10th, D3 के अंदर सिग्निफिकेटर हाउस होगा 3rd, D7 के अंदर सिग्निफिकेटर हाउस होगा 5th और D12 के अंदर सिग्निफिकेटर हाउस होगा 4था और 9वां, 4th एंड 9th। तो सिग्निफिकेटर हाउस भी यदि पाप कर्तरी में है तो दो कॉम्बिनेशन आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला राहु केतु लग्न में हो या 8th लॉर्ड लग्न में बैठा हो मगर लग्न में मूल त्रिकोण साइन राइज करना चाहिए। दूसरा आपका वो लग्न या कंसर्न भाव, उस डिवीजन का जिस भाव का वो डिवीजन है वो भाव यदि आपका पाप कर्तरी में हो या शुभ कर्तरी में हो तो वो भी हमें देखना है। थर्ड, फॉर टाइमिंग ऑफ इवेंट दशा पीरियड शुड बी सीन इन द डिविजनल चार्ट अलोंग विद डिवीजन चार्ट। ऐसा हम करते भी हैं। हम कहते हैं कि मैरिज किसकी दशा में होगी तो हम देखते हैं कि बर्थ चार्ट में 7th हाउस से रिलेटेड दशाएं होनी चाहिए। हालांकि मैरिज टाइमिंग के मेरे अलग कंसेप्ट हैं पर इन जनरल हम ऐसा करते हैं। संतान कब होगी तो वो 5th हाउस की दशाओं में होगी। तो वो ना केवल बर्थ चार्ट में वो दशाएं देखते हैं, हम डिविजनल चार्ट के 5th हाउस की दशा में भी संतान प्राप्ति हो सकती है। नवांश चार्ट के 7th हाउस की दशाओं पर भी मैरिज हो सकती है। ऐसे ही दशमान चार्ट के 10वें भाव की दशाओं में भी नौकरी लग सकती है। तो डिविजनल चार्ट के कंसर्न भावों की दशाओं में भी आपका वो काम हो सकता है। लास्ट वन है, लग्न राइजिंग ऑफ डिविजनल चार्ट इज ऑफ कंबस्ट प्लेनेट देन रिजल्ट आर नॉट ऑस्पिशियस। यदि लग्न उस प्लेनेट की राइज कर रही है जो आपके बर्थ चार्ट के अंदर यदि कंबस्ट है तभी भी आपको उस डिवीजन से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 ही कॉम्बिनेशन आपको रूल 7 में बताए हैं। तो अब ये मेरे रूल्स की सीरीज यहाँ पर एंड होगी। इसके बाद मैं इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट लेकर आने वाला हूँ कमिंग क्लासेस में। तो अभी मैं इनको रिपीट करूंगा, एक कुंडली पर लगा के देखूंगा इनमें से कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है कि राहु केतु और 8th लॉर्ड लग्न में आकर बैठ गया और लग्न आपकी मूल त्रिकोण साइन की होनी चाहिए। मूल त्रिकोण साइन मैंने अभी बताया था 1 2 5 6 7 9 11 ये साइन है। यदि लग्न में तो वो अच्छा नहीं होगा, उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में स्ट्रेस रहेगी। दूसरा मैंने बताया कि आपका लग्न यदि शुभ और पाप कर्तरी में है वो भी असर डालेगी। शुभ कर्तरी में तो बेटर है, पाप कर्तरी में तो खराब है। इसी तरीके से कंसर्न हाउस भी हम देखेंगे आपका शुभ या पाप कर्तरी में है। अगला पार्ट हम देखेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट में, जो डिविजनल चार्ट का कंसर्न हाउस की दशाओं में भी वो इवेंट हो सकता है। इसी तरीके से आपका लग्न राइजिंग ऑफ डिविजनल चार्ट यदि कंबस्ट प्लेनेट की हो, आपके बर्थ चार्ट में जो प्लेनेट कंबस्ट है और उसकी राशि यदि डिविजनल चार्ट में राइज कर रही है तो वो भी अच्छी नहीं मानी जाती। अब हम एक दो कुंडलियां यहाँ पर देख लेते हैं, उनमें कॉम्बिनेशन लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो मैं ये अभी इस कुंडली में कुछ ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं लग रहे थे, मैं ऐसे ही एक कुंडली एट रैंडम कोई भी ओपन कर लेता हूं। ये मैंने एक कुंडली ओपन कर ली है, इसके अंदर मैं सबसे पहले देख लेता हूं कोई प्लेनेट कंबस्ट है क्या। मरकरी प्लेनेट कंबस्ट है। अब यहां पर हम इस D9 चार्ट में देखना चाहते हैं। तो D9 चार्ट में हमने देखा सबसे पहले क्या जो लग्न राइज हो रही है वो क्या मूल त्रिकोण साइन की है क्या। तो इसमें मूल त्रिकोण साइन की लग्न राइज नहीं हो रही, इसलिए वो कॉम्बिनेशन में इसके अंदर देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मूल त्रिकोण साइन की लग्न राइज होनी चाहिए। तब राहु केतु यदि बैठे हो लग्न में और 8th लॉर्ड यदि बैठा हो तो उस हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। D9 हम देख चुके, अब हम देख लेते हैं D10 चार्ट, दशमांश चार्ट। दशमांश चार्ट में देखिए आपकी यहाँ पर लग्न राइज हो रही है, मूल त्रिकोण साइन है सूर्य का और 8th लॉर्ड यहाँ पर आकर बैठ गया है। ये कुंडली में प्रीवियस केसेस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसमें भी इनके प्रोफेशन में ट्रबल्स आई थी। तो देखिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन लगता हुआ नजर आ रहा है। एट रैंडम ऐसे ही मैंने कुंडली उठाई है तो इनके प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि जो लग्न राइज हो रही है वो मूल त्रिकोण साइन है और 8th लॉर्ड लग्न में आकर बैठ गया है। तो D10 चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद शुभ कर्तरी पाप कर्तरी देखते हैं। तो ये शुभ कर्तरी पाप कर्तरी में लग्न तो नहीं है और आपका यहाँ पर 10th हाउस भी नहीं है। D10 के केस में शुभ और पाप कर्तरी में आपको 10th हाउस देखना है। अब और एक दो हाउस वो देखते हैं हम इसके डिविजनल चार्ट। D3 चार्ट हम देखते हैं इसका। तो D3 चार्ट के अंदर यहाँ पर लग्न एक्चुअली मूल त्रिकोण साइन की राइज नहीं हो रही है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को मैं नहीं देखूंगा।
D7 चार्ट को देखते हैं तो इसके अंदर भी लग्न राइज नहीं हो रही है मूल त्रिकोण साइन की। अब मैं आ जाता हूं D24 में भी मूल त्रिकोण साइन की लग्न राइज नहीं हो रही है। तो जिनमें आपका मूल त्रिकोण साइन की लग्न राइज नहीं हो रही है उन्हें देखने की हमें यहाँ पर नीड नहीं है। D12 चार्ट देखता हूं तो इसमें मूल त्रिकोण साइन की लग्न राइज हो रही है 6। मगर यहाँ पर ना ही तो 8th लॉर्ड बैठा हुआ है ना राहु केतु बैठा हुआ है, तो एज पर दिस कॉम्बिनेशन इस तरीके की इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है। तो ये मेरा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था आपको एक्सप्लेन करना। तो अभी तक जो भी रूल्स हैं आपको डिविजनल चार्ट में जो फॉलो करने हैं, छोटी छोटी बातें फॉलो करनी है, मैंने 7 रूल्स में उसको क्लासिफाई किया था। एक रूल के अंदर मैंने 4-5 पॉइंट रखे हैं, तो अराउंड 20 पॉइंट मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप एक नोटबुक के अंदर इन सभी 20 पॉइंट्स को नोट कर लें और आप कोई भी एक कुंडली लेकर उसको एनालाइज करने की कोशिश करें। आपको एक ही पर्टिकुलर कुंडली के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें नजर आएंगी। कभी भी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज सीधी सीधे नहीं चलती। एक रोड की तरह होती है एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर आपके गड्ढे भी आएंगे, जिसके अंदर स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, जिसके अंदर ट्रैफिक भी आएगा, आपको रुके रहना पड़ेगा। मगर उन सभी से आपको बाहर निकलना है। उसके लिए आपको अपना माइंड हमेशा अप्लाई करना है कि सपोज 3-4 नेगेटिव बातें आ रही हैं, 1-2 पॉजिटिव बातें हैं, तो वो नेगेटिव चीजों से आपको बचा देंगी। 4-5 पॉजिटिव बातें आ रही हैं मगर 1-2 नेगेटिव हैं, तो वो उतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट जब मिलते हैं हम कहते हैं कि इस भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशन को समाप्त कर देगी। तो हम जैसा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं एज इट इज वैसा कॉम्बिनेशन कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है। कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी कुंडली पर, कुछ नेगेटिव चीजें भी होंगी, तो आपको तोल मोल कर उसका जवाब देना है। तोलना मोलना ये होता है अंदाजा लगाना, उसका कोई खास साफ सीधा लिखा हुआ कोई रूल नहीं होता। इसीलिए हमें इसकी जरूरत है एस्ट्रोलॉजर्स की। नहीं तो हम कोई भी मोबाइल ऐप बना लेते, एआई के थ्रू इनको प्रेडिक्ट कर देते। तो हमें प्रेडिक्ट करते टाइम अपने जो भी चक्षु हैं, ज्ञान चक्षुओं को खोलकर रखना है। आपके सभी इंद्रियां आपकी एक्टिव होनी चाहिए जब आप कुंडली को एनालिसिस करते हैं। उम्मीद है आपको अभी तक के सभी वीडियो समझ में आए होंगे। तो आपको समझ में आए हो तो आप एक लाइक या कमेंट जरूर करें। नमस्कार। इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे आने वाली क्लासेस में। धन्यवाद।